कक्षा 10 हिंदी का वन शॉट वीडियो ये है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप पेपर में पास होंगे, ना केवल पास होंगे बल्कि 70-75 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितना पढ़ाऊंगा वहां से 28 नंबर 100% फिक्स है। 28 नंबर आपके पेपर में 100% आना ही आना है। 70 में से 28 नंबर दिला रहा हूँ, कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है 28 नंबर 70 में से। जो लोग केवल पास होने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखा है, पढ़ाई ढंग से भी कर रखा है और आप एक बार में रिवाइज करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही सिर्फ बनी हुई है। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। देखिए नोट्स बढ़िया तैयार किया गया है, एकदम बढ़िया प्रीमियम नोट्स अपने हाथों से। हाथों क्या मतलब है कि कंप्यूटर से टाइप हुआ है, लेकिन जो भाषा है हमारी खुद की भाषा है। ये नहीं है किताबी भाषा उठा के लगा दिया गया है, तो सब खुद से बनाया गया है, बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आए तो लाइक वगैरह भी करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इस कंप्लीट वन शॉट को। जब भी जीवन परिचय लिखने का आएगा तो सबसे पहले आप कॉपी में संक्षिप्त परिचय बनाएंगे। संक्षिप्त परिचय का आपको हेडिंग बनाना है भैया, और ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है। ऐसे बॉक्स जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे ही बॉक्स आपको कॉपी में बना लेना है भैया। ये देखिए इस तरह का बॉक्स आपको कॉपी में बना लेना है। अब ये क्यों बनाना है इसको भी अभी बताता हूँ। इसको इसलिए बनाना है क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ने वाला नहीं है, बस यही जो मेन चीज़ है इसी को पढ़ने वाले हैं। इसी संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता कि आपका जीवन परिचय एक एक लाइन बाई लाइन बैठ के पढ़े, क्योंकि उन्हें पैसा भी बनाना है। हर कॉपी चेक करने पैसा मिलता है, इसलिए हर एग्जामिनर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करे। अब ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपका किस्मत बहुत खराब हो, कोई ऐसा एग्जामिनर मिल गया जो आपकी पूरी कॉपी पढ़ रहा है एक तरफ से, तो कहीं ज़्यादा ज़्यादा कितनी कॉपी चेक कर पाएंगे, 40-50 दिन भर में, तो उनका पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए हर एग्जामिनर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक हो और जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं, तो वो केवल और केवल हाईलाइटेड चीज़ पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ है संक्षिप्त परिचय का ये बॉक्स, इसको बना के आइएगा। तो संक्षिप्त परिचय इसे हेडिंग डालना है। अब इसमें क्या क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखना है जन्म कब हुआ इनका, 4 अक्टूबर 1884 को। फिर अगली हेडिंग डालनी है जन्म स्थान, बस्ती यूपी में हुआ, अगौना नामक जो है ग्राम में हुआ था। आप चाहें तो अगौना बस्ती यूपी लिख सकते हैं। पिता श्री चंद्रपति शुक्ल। माता का बात करें तो निवासी देवी इनकी माता का नाम था, तो इसे पिता माता ये भी डालना है। उपाधि इनको क्या मिली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम ही है, तो इनके आचार्य जो आगे है यही इनको उपाधि मिली हुई थी। भाषा शैली की बात करें तो सरल और व्यवहारिक भाषा शैली है। मृत्यु कब हुआ इनका, 2 फरवरी 1941 को इनका मृत्यु हो गया। रचनाएं की बात करें तो चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, चिदंबर दर्पण इत्यादि। ये सारा चीज आपको लिख देना है। इतना लिख देंगे आपको 100% पूरा मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने वाला है। 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। 3 नंबर ये पूरा पढ़ेंगे, 2 नंबर रचनाएं आपने लिख दिया, 3 2 5 नंबर फिक्स हो गया। लेकिन आइए जीवन परिचय भी आपको दिखा देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, आप भी खुश हो जाएं कि जीवन परिचय भी मैंने पढ़ाया था। तो जीवन परिचय एकदम सरल और शुद्ध है। कैसे लिखना है, यदि आपको संक्षिप्त परिचय याद हो गया तो जीवन परिचय में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीवन परिचय में क्या लिखना है, जो आपने संक्षिप्त परिचय में जो छोटी चीजें लिखी हैं वही यहाँ पे बना के लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगौना नामक गाँव में हुआ था। बस सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त परिचय में वही लिख देना है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था और माता का नाम निवासी देवी था। यही सब ऐसे लिखते चला जाना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। इसके बाद उन्होंने प्रयाग की कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी संस्थान का सहारा नहीं लिया। ध्यान दीजिए, आगे की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट के बाद जो पढ़ाई किया इन्होंने, उसकी पढ़ाई के लिए इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी और संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद ही विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। आगे देखिए क्या लिखा है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान अध्यापक भी रहे थे, जहाँ पर इन्होंने छात्रों को पढ़ाया और इसी के साथ साथ बहुत सारे कहानियां और नाटक की भी रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करीब 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया और 2 फरवरी 1941 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। यही इतना चीज़ लिख देना है। इतना लिखेंगे आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए मैंने इतने अच्छे से लिखा, इतने ढंग से, करीब 2-3 बार रीडिंग ऐसे मारोगे, केवल ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें रचनाएं की तो रचनाएं रसमीमांसा, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। ये सारी चीजें आपको लिखकर चले आना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वेबसाइट का visalyoजना.com का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा और आपको 5 नंबर दिला के भी जाएगा। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है जो आपको इतने ढंग से समझा रहा हूँ कि जीवन परिचय कैसे बना के लिखना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा और फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है। भैया देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय ऐसे हेडिंग डाल देना है, पटरी की सहायता से ऐसे बॉक्स बना लेना है। भैया ऐसे बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर आप डालेंगे जन्म, जन्म स्थान, पिता, भाषा शैली, मृत, प्रमुख रचनाएं, इतना चीज आपको डाल देना है। अब जन्म में क्या लिखेंगे भैया, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अब इसको याद करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं है। इसमें ट्रिक इतना ही है कि 89 में इनका जन्म हुआ था। या 30 जनवरी आपको नहीं याद आता है तो सन 1889 लिख देना, बस इतना हो जाए, लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1889 ईस्वी में हुआ था। कुछ किताबें जो है 1890 इसको दिखाती हैं, लेकिन जो एक्यूरेट डेटा है मेरे पास वो 1889 ही है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था, ये लिख देंगे। अब काशी में जन्म हुआ था, इसको कैसे याद करेंगे? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भैया, जयशंकर प्रसाद के नाम में क्या है? का है। जयशंकर प्रसाद के नाम में का है, इसीलिए इनका जन्म काशी में हुआ था। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपका दिमाग में फीड हो जाएगा। काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता का नाम भैया क्या था? देवी प्रसाद था। भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा थी इनकी, सहज थी, दार्शनिक एवं भावनात्मक भाषा थी। मृत्यु की बात करें तो 14 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ये 89 में पैदा हुए, 37 में एक्सपायर हो गए, तो कहाँ ज्यादा उम्र थी इनकी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2 से 3 रचनाएं इनमें से हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शनल में भी आ जाए। अब आइए देखते हैं जीवन परिचय। अब ये संक्षिप्त परिचय क्यों लिखाया हूं भैया? ये संक्षिप्त परिचय इसलिए लिखाया हूं ताकि आपका एग्जामिनर केवल इतना ही पढ़े, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ने वाला नहीं है। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी चीज, हर एग्जामिनर को रुपया बनाना है, पर कॉपी के हिसाब से भैया रुपया मिलता है। इसीलिए हर एग्जामिनर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर पाए और केवल इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं, पूरी कॉपी फोकस नहीं करते हैं। वो जीवन परिचय देखने आएंगे, आपका केवल संक्षिप्त परिचय देख के पूरा मार्क्स दे जाएंगे। इतना आप लिखाओगे ना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जीवन परिचय में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना। अब जीवन परिचय में कैसे लिखना है, आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कैसे लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। जो यहाँ संक्षिप्त परिचय लिखे हैं ना, यही जीवन परिचय बना के लिख देना है। केवल संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए, जीवन परिचय तो बना के लिख दोगे। उसके बाद लिखना है, आगे लिखना है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। जब ये बचपन में छोटे थे तब यही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनकी जो शिक्षा हुई है वो घर पर ही हुई है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बहुत हंसमुख चेहरे वाले व्यक्ति थे और सबसे मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। इनका सारा खर्च इनके बड़े भाई रामूनाथ जी देते थे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। जब भाई का देहांत हो गया तो घर का सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादी हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, और तीनों की पत्नियों की जल्दी ही मृत्यु हो गई। सभी लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। पहले पिता का देहावसान, भैया का देहावसान, उसके बाद तीनों पत्नियों का देहावसान हो जाने के बाद इनका हृदय एकदम टूट गया। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, यह कर्ज के बोझ में भी डूब गए और अल्पावस्था में ही जो है क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर इस तरह यहाँ मिल जाएगा। और रचना लिख देंगे, रचनाओं में कि कंकाल, तितली, ममता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस तरह आपको पेपर में लिख कर आना है, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय बढ़िया, जैसे मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, इस तरह आपको बढ़िया बॉक्स बना के लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय यही संक्षिप्त परिचय से आप बना के लिख सकते हो। यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय 100% फिक्स है, लिख कर ले लीजिए। पेपर के बाद आइएगा, इसी वीडियो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको भैया। तो आइए, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको याद करना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी सरल भाषा में लिख कर लाया हूं ना कि एक बार पढ़ोगे, इस एक बार वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना है जन्म, जन्म स्थान, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान
बेगूसराय बिहार, बिहार से हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार। देखिए दिनकर में लास्ट मेरा आ रहा है और बिहार में लास्ट मेरा आ रहा है, इसीलिए जो है बिहार में इनका जन्म हुआ था। इस ट्रिक से ऐसे याद करोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं याद होता है। रामधारी सिंह दिनकर लास्ट मेरा आया और इसीलिए बिहार में इनका जन्म हुआ। इस तरह जुगाड़ से याद करना है भैया। लास्ट मेरा बिहार में भी लास्ट मेरा रहा है और जो है दिनकर जी के नाम की लास्ट में भी रहा है, इसलिए बिहार में जन्म हुआ। इस तरह आप याद कर लीजिए। बेगूसराय ये भी याद हो जाएगा, बेगूसराय यहाँ भी रहा है। रामधारी सिंह दिनकर उसमें रहा ही रहा है, तो जहाँ रहा ही रहा मिले तो समझ जाना बिहार बेगूसराय की बात हो रही है। पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी थी, ये तो आपको याद ही हो जाएगा तुरंत। रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी था। भाषा शैली में क्या लिखेंगे? ओजस्वी, इनकी भाषा बहुत ओजस्वी थी। वीर रस में था, वीर रस, तेज तर्रार भाषा, बढ़िया भाषा, राष्ट्रभक्त से भरपूर। ये इन्होंने जितनी रचनाएं की हो लगभग राष्ट्रभक्त से प्रेरित है, राष्ट्रीयता की भावना उसमें झलक रही है। मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपको लिख देना है रसवृथि, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, ये सारी हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इस बार 1 नंबर में ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रमुख रचनाएं देखिए। अब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जीवन परिचय तो तैयार ही हो रहा है, साथ में प्रमुख रचनाएं भी तैयार हो रही हैं भैया, जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। जीवन परिचय, अब आइए राम कथा लिखना शुरू करेंगे। जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय आपको याद हो गया तो जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय को देखकर आप जीवन परिचय बना के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, वहीं माता का नाम मनरूप देवी था। इतना लिख देना। ये सब कहाँ संक्षिप्त परिचय देखिए, वहाँ ये सारी चीजें लिखी है, बस मैं वर्ड बना के लिख रहा हूँ। इतना शब्द, इतना तो दिमाग आपके भी अंदर है ना, कि आपका नाम जो है कुछ भी है तो आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, जिस तरह इंट्रोडक्शन अपना बता देते हो ना, उसी तरह आपको यहाँ इंट्रोडक्शन जीवन परिचय में उनके जीवन का इंट्रोडक्शन दे देना है। आगे लिखना है दिनकर जी के बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। अब बिहार में पैदा हुए थे तो बिहार का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो पटना विश्वविद्यालय है, इसीलिए इन्होंने वहां से पढ़ाई की थी। तो ये सब दिमाग से याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई करी है, स्नातक की डिग्री ली है। आगे लिखना है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित थी। इनकी जो है कविताओं में राष्ट्रता की भावना झलकती है। यही सारी चीजें बना के लिख देना है। और लास्ट में लिख देना है दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में उनका स्वर्ण अक्षरों में अंकित है नाम। अब महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो रसवृथि, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, यही सारी लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह लिखोगे पेपर में तो भैया नंबर मिलेगा। मैं चाहे जितना ट्रिक बता दूं, आप जो है वहां पे लिखने का तरीका ही आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत बार आता है, कक्षा 10 में तो भर के आता है। तो आइए कक्षा 10 वालों, आपको मैं ढंग से समझाता हूँ कैसे इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जीवन परिचय से पहले आपको संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बनानी है। संक्षिप्त परिचय के बॉक्स में यानी पटरी से बना देंगे ना, इतना बनाना तो सिंपल है। जन्म डालेंगे, जन्म में लिखेंगे 26 मार्च 1907 ईस्वी। आपको डेट नहीं याद रहेगा तो 1907 तो लिखना ही पड़ेगा, 1907 ईस्वी लिख दीजिएगा। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी थी। भाषा शैली की इनकी बात करें तो सरल, मधुर और भावनात्मक इनकी भाषा शैली है। मृत्यु की बात करें तो 11 सितंबर 1987 को इन कवित्री का निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं निहार, रस्म, नीरजा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब रचना जो है इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर में आ सकता है। आगे आइए अब जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में क्या लिखना है ये उसको समझते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता जो है बाबू गोविंद प्रसाद और माता हेमरानी देवी थी। महादेवी वर्मा का बचपन एक पारंपरिक परिवार में बीता, लेकिन उनकी माता जी ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनका जो बचपन था ऐसे परिवार में बीता जहाँ पढ़ाई वढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। वो पारंपरिक परिवार था जो पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा था, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, केवल लड़कों को पढ़ना चाहिए, उसी परंपरा का था। लेकिन इनकी माता जी ने इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब महादेवी स्कूल जाती थी तब बहुत से लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा। महादेवी वर्मा जी की शादी बचपन में ही स्वरूप नारायण वर्मा से कर दी गई। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, वे अपने पति के साथ नहीं रही और जीवन भर स्वतंत्रता और लेखन को अपनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की और संस्कृत में एमए किया। महादेवी वर्मा न केवल एक महान कवित्री थी बल्कि एक संवेदनशील और नारी सशक्तिकरण की समर्थक भी थी। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर
1987 को हुआ, वह आज भी अपनी कविताओं और लेखों के कारण अमर है। इतना आप लिख देंगे, आपको 5 का 5 मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने वहाँ टेबल बताया, जो बॉक्स बताया है ना पटरी से खींच के लिखने वाला, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, उतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर तो वहीं मिल जाएगा। ये पढ़ने आएंगे ही नहीं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो निहार, रस, नीरजा, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए मैं इतना सरल भाषा में लिखा हूँ, कोई भी बच्चा 2-3 बार इसको पढ़ेगा तो आपको एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा। केवल ये डेट वगैरह आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और सारी चीजें तो याद ही हो जाएंगी। तो दोस्तों कक्षा 10 में सूरदास जी का जीवन परिचय 100% लगभग पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि जीवन परिचय में लिखकर आना क्या है, और साथ में लिखने की स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, 5 नंबर में 5 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर चीज समझ में आए। तो आइए सबसे पहले जब भी सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा तो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय चाहे जिसका भी आए उनका संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ सूरदास जी की बात हो रही है तो ऐसे ही आप कॉपी में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद में ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसी बॉक्स में आपको क्या क्या लिखना है संक्षिप्त परिचय में। यहाँ पे लिखना है जन्म, इनका जन्म 1478 ईस्वी, कुछ लोग अलग मानते हैं, अभी उसको भी दिखाऊंगा, 1479 कुछ लोग शायद मानते हैं। जन्म स्थान सीही गांव हरियाणा, कुछ लोग इसको मथुरा वगैरह भी मानते हैं। अभी सारी चीज़ें वहाँ पे जो जीवन परिचय जब लिखाऊंगा ना तो उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जगह यूज होता है चैट जीपीटी वगैरह, डीप सीक वगैरह, जितने भी आई टूल्स हैं वहाँ से निकलवा के लाया हूँ, तो वहाँ यही सारी चीज़ें आ रही हैं। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा इनकी थी। गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी परसौली मथुरा में इनका मृत्यु हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आएगा सबसे पहले इसी बॉक्स पे फोकस करेगा, इस पर आपको 5 नंबर देके चले जाएगा। कोई जो है आपका राम कथा है जो जीवन परिचय आप लिखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा कोई नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि हर एग्जामिनर को यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक चाहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कॉपी चेक चाहेगा तो केवल और केवल हाईलाइटेड पॉइंट पे फोकस करेगा, यानी केवल और केवल मेन पॉइंट पे फोकस करेगा। कोई लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं जाता, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, केवल बॉक्स सही होना चाहिए। तो ये देखते हैं जीवन परिचय हालांकि लिखना क्या है। तो संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हरियाणा के सीही गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म आगरा या मथुरा के आसपास मानते हैं। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, हाँ, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा अद्भुत थी। ये जन्म से सूरदास जी अंधे थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति रस भरी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग भक्ति धारा को अपनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। एक बार 1 नंबर में आया था सूरसागर, किसकी रचना है तो सूरदास जी की है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूरदास जी की ब्रज भाषा थी जो अत्यंत मधुर और भावनाओं से भरपूर है। उनकी रचनाओं में प्रेम, वात्सल्य और भक्ति रस की गहराई देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब आपको जितना भी 2-3 बार रीडिंग करिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ेंगे ना भैया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका यदि आप आधा भी पेपर में लिखाओगे तो 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। बस बॉक्स सही से लिख के आना, जितना मैंने बॉक्स में बताया है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको गारंटेड 5 नंबर मिल जाएगा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नेत्रदान का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अपने हृदय में ही प्रभु का साक्षात्कार कर रहे हैं। मतलब उन्हें नेत्र की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हृदय से ही प्रभु को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं। सूरदास ने अपना जीवन वृंदावन में भक्त साधना में बिताया और 1583 ईस्वी में परसौली गांव में उनका देहावसान हुआ। उनकी रचनाएं आज भी भक्त साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य, यही सारी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आप देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इतना लिखाया हूँ, कुछ इसमें कहानियां भी है। जैसे एक बार श्री कृष्ण कुछ कथा बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इन्हें वरदान दिया था कि आपको नेत्र दान दे दिया जाएगा, नेत्र का जो है वरदान देता हूँ, जाओ नेत्र मिल जाए। लेकिन इन्हें मना कर दिया और मना करते हुए क्या कहा कि मुझे नेत्र की जरूरत नहीं है, मैं अपने हृदय से ही प्रभु का रूप देखता हूँ, उसी मुझे आनंद मिलता है। यही सारी चीजें लिख देना है। तो बस आज की वीडियो में फिर समाप्त करते हैं। और जीवन परिचय का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लगभग सबका जीवन परिचय क्लियर कर दिया हूँ, जो आपके पेपर में आएगा। मैंने सब नहीं पढ़ाया है, लेकिन वही पढ़ाया हूँ जो आपके पेपर में इस बार 100% आने वाला है। तो इतनी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ पद्य से, 5 नंबर गद्य से 100% मिल जाएगा। टोटल 10 नंबर जीवन परिचय से आप आसानी से पक्का कर लेंगे। दोस्तों इस बार यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में तुलसीदास जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपके पेपर में आ जाए। तो आइए इसका जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है। तो जैसे जीवन परिचय आएगा तुरंत आप ऐसे संक्षिप्त परिचय हेडिंग भैया बनाएंगे। जीवन परिचय है, अब आप सोच रहे हैं संक्षिप्त परिचय क्यों लिखा रहा हूँ भैया, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इसी बॉक्स पे फोकस करेंगे और कहीं उनको फोकस ही नहीं करना है। इसी संक्षिप्त परिचय
वाले बॉक्स पे फोकस करेंगे। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक एक कॉपी लाइन बाय लाइन पढ़े, वो बस इतना ही देखेंगे संक्षिप्त परिचय आपने क्या लिखा है वही आपका हो जाएगा, और ये जो राम कथा है नीचे लिखेंगे जीवन परिचय वाला, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो भैया इसीलिए ये जो संक्षिप्त परिचय है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी संक्षिप्त परिचय में क्या होना चाहिए, माता पिता जन्म स्थान जन्म मृत्यु, इतना चीज होना चाहिए कम से कम। इतना है तो आपका संक्षिप्त परिचय कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में रचनाएं भी लिख दीजिएगा। तो ये एकदम परफेक्ट जो है संक्षिप्त परिचय है, लेकिन साथ में कुछ भाषा वगैरह भाषा शैली लिख देंगे तो और ही इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखना है। जन्म लिखना है सबसे पहले, तो 1511 ईस्वी, कुछ मतों में 1532 लिखा गया है, लेकिन 1511 बहुत ज़्यादा जगह यही यूज हुआ है, तो 1511 ईस्वी, और ब्रैकेट में आप लिख देना कि कुछ मतों में यानी कुछ विद्वानों के अनुसार 1532। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर गाँव, मेरे बगल ही है थोड़ी दूर पे, राजापुर गाँव चित्रकूट उत्तर प्रदेश। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा और ब्रज भाषा इनकी भाषा थी। माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे, पिता आत्माराम दुबे और माता जिनकी हुलसी थी। की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, वाराणसी में मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें भैया, प्रमुख रचनाओं में क्या है, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं भैया। अब आइए जीवन परिचय में जो राम गाथा है उसको देखते हैं। हालांकि वहीं पे आपका 5 नंबर पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन परिचय में कुछ भी थोड़ा बहुत बना के उल्टा सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो संक्षिप्त परिचय में जो आपने लिखा है वही सारा लिख देना। जैसे इनका जन्म अतना हुआ, इनके माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु यहाँ हुई वहाँ हुई, यही सारी चीजें लिख देना है बना बना के। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महान संत कवि और राम भक्त थे, याद रखिएगा राम भक्त थे, तभी तो रामचरितमानस लिखा है। इनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था भैया, इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था बाबू, राम बोला था। कहते हैं कि जन्म के समय ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। तुलसीदास जी का बचपन कठिनाइयों में बीता, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने भगवान राम के जीवन का सरल भाषा में लिखने का निश्चय किया और रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी ने, आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि तुलसीदास जी ने 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट पर अंतिम सांस ली। उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्त का मार्गदर्शन करती हैं। तो इतना लिख देना है। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, ये सब आपको नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए संक्षिप्त परिचय आपको तो याद ही करना पड़ेगा ना भैया। संक्षिप्त परिचय में क्या, तुरंत ऐसे संक्षिप्त परिचय से जीवन परिचय बनेगा। कैसे बनेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, और कुछ विद्वानों के अनुसार लोग इसे 1532 भी मानते हैं, ऐसे लिख देना है। उसके आगे लिखना है कि इनका जन्म राजापुर गांव में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनकी जो भाषा थी अवधी ब्रज भाषा थी। ऐसे लाइन बाय लाइन बनाते चले जाना। इनके माता का नाम हुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था, यही सब लिख देना। उसके बाद लिख देना इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी, और फिर लिख देना इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की, जैसे रामचरितमानस, जो आज भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं और भक्त हैं इनके, यही लिख देना भैया। जीवन परिचय में क्या लिखना है, यही तो बना के लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय मेन बात है, संक्षिप्त परिचय आपको पूरा याद होना चाहिए भैया। संक्षिप्त परिचय यदि आपने लिख दिया है ढंग से तो आपको 5 नंबर देने से कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकता है, 5 नंबर आप पा जाएंगे भैया। संक्षिप्त परिचय सही होना चाहिए बस। तो ये तो रहा, मैंने आपको सब कुछ बताया, सरल भाषा में बताया, प्लस में आपको तरीका भी लिखने को बताया, कैसे 5 नंबर मिलेगा, सब कुछ मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है करीब। तो जैसे ही इसका जीवन परिचय आएगा इनका भैया, तुरंत आपको संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बनानी है। उसके बाद में ऐसे बॉक्स बना लेना है, ये पटरी से आप बना लेंगे, इतना बढ़िया बॉक्स ऐसे बना लेंगे। देखिए इस बॉक्स को आपको बना लेना है, और इस बॉक्स में क्या क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, भाषा लिखना है, माता पिता मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, इतना चीज़ आपको लिखना है। तो आइए जन्म देखते हैं कब हुआ इनका। तो जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ, 1886 को हुआ था। जन्म स्थान चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है भैया। और भाषा की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली इनकी भाषा है। माता कौशल्या देवी थी और पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। मृत्यु की बात करें तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साकेत, पंचवटी, भारत भारती इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जीवन परिचय, अब आइए जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए संक्षिप्त परिचय पूरा नंबर मिलेगा। इसी संक्षिप्त परिचय को जो है एग्जामिनर पढ़ते हैं, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ जिससे आप भूलें ना। इसी संक्षिप्त परिचय को एग्जामिनर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूरी कॉपी पढ़े, बस वो मेन चीज पढ़ते हैं, हाईलाइटेड चीज पढ़ते हैं। तो हाईलाइटेड में यही रहेगा बॉक्स वाला, तो इसी बॉक्स को पढ़ेंगे बस। तो आइए अब देखते हैं जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। अरे जो संक्षिप्त परिचय मामले लिखा है उसी को यहाँ पे वर्ड में, शब्दों में कन्वर्ट कर देना है, बना बना के लिख देना है। उसके बाद आगे लिखना है कि उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो साहित्य प्रेमी भी थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का मन बचपन से ही साहित्य और कविता की ओर आकर्षित था।
इनका जो परिवार था वो संपन्न था, मतलब धनी थे ये बढ़िया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का बचपन से मन कविताओं में लग गया, साहित्य में लग गया। मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन करा। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियों में विशेष रुचि थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। बार बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। आगे क्या मैंने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे लिखना है मैथिली शरण गुप्त का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार और हिंदी भाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बस इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। और रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना आप लिख देंगे तो इस तरह आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जीवन परिचय में आप बना बना के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इसी संक्षिप्त परिषद बना लेंगे भैया कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त को हुआ, जन्म स्थान चिरगांव, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें लिख देना है बना बना के। माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु अब तब हुई, भाषा इनकी ये थी। यही सारी चीजें जो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय है वही बना बना के लिख देना है। बस इतना सिंपल सा काम करना है। 10 में जो 2 नंबर का श्लोक लिखने को आता है, 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर कम नहीं होता है। बहुत लोग 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, इसलिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज मैं यहाँ पे जो श्लोक लाया हूँ इसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जब भी आएगा तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है टोटल, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन, टोटल 4 लाइन है। आपको 4 लाइन याद करना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब 4 लाइन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपको लिखना तो 2 ही लाइन है, तो 4 लाइन इसलिए है। मान लीजिए पेपर में आ गया, क्योंकि पेपर में लिखा रहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ ऐसा श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आया हो। क्योंकि पेपर में भी जब संस्कृत में पद में जब व्याख्या करने के लिए आता है, हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है ना भैया, तो वहाँ पे कोई ना कोई श्लोक दिया होता है। तो मान लीजिए ये वाला श्लोक दे दिया जाएगा, तब आपको ये लिखकर चले आना है। ये नीचे वाला जो श्लोक लिखा है ये लिखकर चले आना है। और यदि ये नीचे वाला आ जाता है तो इस वाले को लिखाना है। और यदि इन दोनों में से कोई नहीं आता है तो आपकी मर्जी, चाहे ऊपर वाला 2 लाइन लिख दीजिए या नीचे वाला 2 लाइन। तो 2 में से 4 में से 2 लाइन आपको लिखना है। तो इन 4 लाइन को आप तैयार कर लीजिए। कुछ लोग जान नहीं पाते हैं, पेपर में जो आता है, मान लीजिए पेपर में आ गया तो इसी को जाके वहाँ पे वो भी उतार देते हैं। यही रटे होते हैं और यही उतार देते हैं, तब आपको नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। क्यों नंबर देंगे, क्योंकि वो पेपर में भी दिया हुआ है, आपने तो पेपर में से ही छाप दिया है। या तो आपको बिल्कुल कुछ ना आता हो तब छापिए, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एग्जामर का ध्यान ना जाए तो दे दे, लेकिन यदि एग्जामर का ध्यान गया तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 4 लाइन लाया हूँ, 4 में से 2 लाइन आपको तैयार करना ही करना होगा। तैयार तो 4 लाइन करना होगा, लेकिन 2 लाइन लिखना होगा। 2 लाइन कौन सी लिखेंगे, जो आपके पेपर में नहीं रहेगा। यदि ऊपर वाला ये 2 लाइन पेपर में रहेगा तो नीचे वाली 2 लाइन लिखना है। यदि नीचे वाली 2 लाइन पेपर में रहेगी तो ऊपर वाला ये 2 लाइन लिखना है। इस पत्र लेखन को लेकर आ चुका हूँ। पत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यदि सीख गए तो आपके भविष्य में भी काम देगा। कहीं जाएंगे तो वहाँ आप आसानी से पत्र लिख सकते हैं। फिलहाल आइए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि कैसे पत्र लिखना है। यहाँ पे देखिए मैं पेन से तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन कंप्यूटर से लिखवाया हूँ और एकदम जैसे आपको कॉपी में लिखना है उसी तरीके से यहाँ लिखवाया हूँ। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा ये वाला, सबसे पहले ये हो या निबंध का कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक है, मान लीजिए इस वीडियो में तो मैं फिलहाल बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र इसके लिए लाया हूं। तो इस टॉपिक को सबसे पहले एज ए हेडिंग डाल देना है। मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 2 3 जो भी हो, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद आपको यही हेडिंग डाल देना है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। इतना हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से, और नीचे जो है स्केच से एक लाइन बना देनी है। ये अपना काम कर देना है। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, पूरा एकदम फॉर्मेट दिखाऊंगा। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं कॉपी वगैरह डालता रहता हूँ कि इस तरह लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीजें पता चलती रहे। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, इतना फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले आपको डालना है सेवा में। सबसे पहले डालना है सेवा में, एकदम लेफ्ट साइड में, एकदम बाएं साइड डालना है, कॉपी के एकदम बाएं साइड सेवा में डालना है। उसके बाद में एक कामा लगाना है। ध्यान दीजिए, एकदम एक एक चीज समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद जस्ट उसके नीचे, कामा लगाने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, इतना लिख देना है। श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय इतना लिख देना है। उसके बाद में लाइन छोड़ देनी है। दूसरी लाइन में लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामा गोंडा। आप जहाँ का भी डालना चाहते हैं डाल दीजिए, XYZ कुछ भी डालिए, बस आप जहाँ से हैं वहाँ का मत डालिए। मतलब गोंडा से हैं तो गोंडा का मत डालना, प्रयागराज वगैरह डाल देना, कानपुर से हैं तो कानपुर का मत डालना, कहीं अलग का डाल देना। तो इसे डाल देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामा गोंडा,
ऐसे डाल देना है। उसके बाद ये तो फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। इतना फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मेट को बना के चलिएगा। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट पे करीब आपको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। इतना लिख के छोड़ाएंगे 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ समझते चलिए। अब सेवा में जहाँ लिखे थे उसके जस्ट नीचे विषय हेडिंग बनाएंगे, विषय हेडिंग बनाएंगे। नीचे डंडा पंडा नहीं खींचना है, डंडा वंडा मत खींचिएगा, बस विषय ब्लैक पेन से विषय लिखिएगा, ये दोनों कॉलम लगाइएगा। उसके बाद में इसको नीली पेन से लिखिएगा, इसको नीली पेन से लिखिएगा। जो जो यहाँ काले पेन से लिखा है सबको काले पेन से लिखना है, जो जो यहाँ नीले से लिखा है आपको नीले से लिखना है। इसको नीले पेन से लिखना है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, मतलब यही जो यहाँ पे मैंने डाला है, शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र, तो यही यहाँ पे भी लिख देना है। आप चाहे छोटा लिखिएगा, मैं तो यही कहूँगा छोटा लिखिएगा, A to Z कॉपी मत करिएगा, छोटा लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद में आपको देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, अब देखिए एकदम ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, एकदम ध्यान दीजिए। देखिए सेवा में मैंने लिखा, सेवा में के जस्ट नीचे विषय लिखा और विषय के नीचे महोदय। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। सेवा में जिस लाइन में है उसी के जस्ट नीचे यहाँ विषय लिखना है और उसके जस्ट नीचे महोदय लिखना है। इतना चीज़ याद रखिएगा। महोदय लिखने के बाद में आपको कामा लगाना है, कामा लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मेट समझते चलिए। अब जैसे यहाँ पे श्रीमान जहाँ से लिखना शुरू किया था उसी जस्ट नीचे यहाँ पे सविनय निवेदन है लिखना है। ये एक फॉर्मेट में रहेगा, ये एक फॉर्मेट में रहेगा, ये एक फॉर्मेट रहेगा। ये 3 चीज़ एक फॉर्मेट में रहेगी, मतलब उसके जस्ट नीचे रहेगी। श्रीमान शाखा प्रबंधक, इसके नीचे ये रहेगा ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और उसी के नीचे ये सविनय निवेदन है कि मैंने, ऐसे लिखना है। इस तरह ये फॉर्मेट बना के चलिएगा। इसी फॉर्मेट पे आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और कंटेंट लिखने पर आधा नंबर मिलता है, आधा नंबर फॉर्मेट पे मिलता है। अब फॉर्मेट उल्टा सीधा लिख दोगे तो नंबर तो कटना ही कटना है, इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इतना देर से समझा रहा हूँ फॉर्मेट। अब महोदय लिखने के बाद फॉर्मेट तो समझ गए ना, इसके जस्ट नीचे लिखना है। अब आगे लिखना है महोदय, कामा लगाना है, फिर लिखना है उसके जस्ट नीचे सविनय निवेदन है कि मैंने 2021 में ही बीए की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिल सका है। आपको ऋण लेना है तो ऋण के लिए आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ऋण क्यों लेना चाहते हैं, क्यों मुझे ऋण चाहिए। से कहीं से भी पैसा उधार लेना है तो उसको एक रीजन देना पड़ता है भैया, कि मुझे पैसा क्यों उधार चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया, आप भी कुछ भी बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैंने साल 2021 में ही बीए की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिल सका है। फिर आगे लिखना है महोदय, मुझे विभिन्न सूत्रों से पता चला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब बेरोजगार छात्रों को रोजगार करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है या प्रदान कर रहा है। इतना लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद यहीं पे ख़त्म करिए, यहीं पे बंद करिए, लाइन क्लोज कर दीजिए। इसके आगे नहीं लिखना है। अब एक लाइन छोड़ देना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है उसके जस्ट नीचे अतः। अतः जहाँ से भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा। कुछ लोग यहीं लिखा देते हैं, लेकिन ये गलत है। जहाँ तक मैं मानता हूँ अतः अगले लाइन से लिखना चाहिए, जिससे उनको पूरा समझ में आए, फॉर्मेट समझ में आए, सीधा सीधा क्लिक हो जाए। यहाँ पूरा भर के लिख दोगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस तरह अतः अलग लिखोगे थोड़ा तो उनको मेन कंटेंट समझ में आएगा। तो अतः लिखना है। उसके बाद में लिखना है आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमें उचित फॉर्म भरवा कर और दस्ता जमा करवा कर 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि हम खुद का रोजगार कर सकें। इतना लिख देना है बस। उसके बाद में आपको नीचे इधर लेफ्ट में यानी बाएं में दिनांक डालना है, एकदम राइट में आप प्रार्थी डाल सकते हैं। प्रार्थी में भैया काखा गाखा कुछ भी लिख देना। अपना नाम बिल्कुल भी मत लिखना, ध्यान रहिए, अपना नाम कुछ भी मत लिखना है। ये मत सोचना कि अमन लिख दूं, किसी दूसरे नाम लिख दूं, मत लिखना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, काखा गाघा लिख देना है। मैं उसको 5 स्टार दे रहा हूँ, इसको तो 4 स्टार दे रहा हूँ। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि वो नहीं आएगा तो ये आपके पेपर में आना ही आना है, तो दोनों को तैयार करना है। तो आइए देखते हैं क्या है पत्र 4 को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। अब इसको कैसे लिखना है, उसका पूरा फॉर्मेट, स्ट्रक्चर सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ, 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहले पार्ट में हम लोग इतना लिखेंगे, यहाँ से 2 नंबर मिलता है, इतना लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में, एकदम लेफ्ट साइड, एकदम बाएं साइड लिखना है सेवा में, कामा लगाना है। फिर कामक जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके नीचे क्या लिखना है, हनुमत विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बस जहां से आप हैं उस कॉलेज का नाम बिल्कुल मत डालिएगा, दूसरे कॉलेज का मत डालिएगा, और साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मत डालिएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डालिएगा। बस इतना काम करिएगा, इतना लिख देना है। इतना लिखने पे 2 नंबर मिल जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगाइए, फिर उसके जस्ट नीचे लिखिए। कुछ लोग यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं, वो सब ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर तो कटना ही है। ये होता है सही फॉर्मेट, ये सही फॉर्मेट होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे पत्र
लिखना सिखा रहा हूँ, ये 100% सही फॉर्मेट है, इसको फॉलो करिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में आपको डालना है विषय, ब्लैक पेन से विषय डालेंगे और लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ऐसे आपको लिख देना है, नीले पेन से बढ़िया ऐसे लिख देना है। फिर आप देखिए ऐसे इधर लेफ्ट साइड में फिर डालेंगे महोदय, एकदम लेफ्ट में जहाँ सेवा में डाल लेते हैं ना, उसी के एकदम सीधे में आपको महोदय डालना है, महोदय कामा लगाना है, फिर कामा के जस्ट नीचे आपको लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरा नाम विशाल है और मैं आपके विद्यालय लिख गया है, सॉरी गलती हो गई है, कोई बात नहीं, विद्यालय में कक्षा 8वीं का आज्ञाकारी और होनहार छात्र हूँ, ये आपको लिखना है। इस यहाँ लाइन अब नहीं लानी है, इसी के एकदम पूरा नीचे लिखना है, ये फॉर्मेट याद रखिए। महोदय के नीचे, महोदय पे कामा लगाए हैं ना, उसी कामा के नीचे पूरा ये सब रहेगा, एक कंटेंट पूरा ऐसे नीचे रहेगा, इधर मत भागिएगा, इधर मत जाना है, इधर नहीं जाना है। महोदय मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 2 बार आर्थिक हो गया है, तो थोड़ा चलता रहता है यार, मिसप्रिंट होता रहता है। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, मतलब मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल तथा देश का नाम रोशन कर सकूँ, इतना लिख देना है। उसके बाद में अतः, मैंने हमेशा बताया है कि अतः जब लिखेंगे तब आपको लाइन छोड़ देना है, जिससे एग्जामिनर को क्लियर समझ में आए। एग्जामिनर छोड़िए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे ना, तब भी ऐसे लिखना है जिससे एग्जामिनर तुरंत समझ जाए कि आपका निवेदन क्या है। जहाँ निवेदन करना है तुरंत लाइन छोड़ देना है और निवेदन अपना शुरू कर देना है। अब लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर की आर्थिक स्थिति और मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। इतना आपको लिख देना है बस। ये एकदम सिंपल भाषा में, अपने भाषा में लिखा हूँ, इसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको पूरा 100% तैयार हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में आपको एकदम लेफ्ट साइड में दिनांक डालना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में दिनांक डालना है, इधर डालना है नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, ये सब डाल देना है। तो नाम में काका गाघा डालिएगा, अपना नाम मत लिख के आइएगा बोर्ड पेपर में, काका गाघा डालिएगा। रोल नंबर में कुछ भी डाल दीजिए, 14-15 कुछ भी डालिए। पिता के नाम में भी काका गाघा कुछ भी डाल के आइएगा, ठीक है, रियल नाम नहीं लिख के आना है बस। तो इस तरह आप लिखेंगे तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स कट जाएगा। फॉर्मेट आपको यही फॉर्मेट में रखना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। इसी फॉर्मेट में पूरा रहेगा। देखिए कितना बढ़िया से लिखा हूँ, एक एक चीज़ समझिएगा, कितना बढ़िया से यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आएगा। इसी पत्र को जाइए अपने स्कूल में देकर आइएगा, वो भी खुश हो जाएंगे कि वाह कितने अच्छे से यहाँ पे पत्र लिखा गया है। एक बार की घटना बता रहा हूँ, मेरा बैंक में कोई काम था, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, उनका भी काम था, सब पत्र लिख रहे थे। तो एक साथ 6-7 पत्र वहाँ पे जमा किया गया, मेरा भी उसी में था। तो उसने जो है एक पत्र कोई देखा था, वो शायद बढ़िया नहीं था, ठीक है। उसके बाद में उसने मेरा पत्र देखा, इस फॉर्मेट में ना, इस फॉर्मेट देखा तो एकदम खुश हो गया, और मेरा काम सबसे पहले वहाँ हुआ था। तो इसीलिए पत्र आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेरा शायद NPCI लिंक करवाना था, यही काम था शायद। तो वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प किया था कि मेरे पत्र की वजह से, कि मैंने जो फॉर्मेट में लिखा, अच्छे से लिखा, ढंग से लिखा, उसके वजह से वहाँ पे बैंक मैनेजर खुश हो गया और मेरा काम जल्दी कर दिया। तो ये चीज़ें आपको देखिए, ये सब शिक्षक महत्व है। पत्र लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम तक ये नहीं सीमित है, आपके जीवन में भी काम देगा। दोस्तों, कक्षा 10 में संस्कृत खंड में जो उत्तर लिखने का आता है, क्वेश्चन दिया जाता है, 4-5 क्वेश्चन रहता है, उसमें से किन्हीं 2 का उत्तर लिखना रहता है। वो कहाँ से क्वेश्चन आता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है, यानी इस बार भी आपके पेपर में आने के पूरे चांस है, उसको लिस्ट बना के लाया हूँ। करीब यहाँ से 4 क्वेश्चन है, 4 में से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आइए इन चारों क्वेश्चन को आपको मैं रटवा देता हूं, तैयार करवा देता हूं, जिससे आप दोनों क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएं और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर का आसीत, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर कौन थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे, यही आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 में से एक आप 100% मान के चलिए आपके पेपर में आएगा ही आएगा। बीरा केन पूछते, तो इस चैप्टर का ही नाम है, एक चैप्टर आप में है बीरा बीरेण पूछते, तो बीरा बीरेण पूछते यही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो इसका होगा गुरुजनस्य चरणे सर्वदा हृदय चा संभवत, यही आपको आंसर में लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मैत्री कैन वर्धते, तो मैत्री सुवचनेन वर्धते, मैत्री सुवचनेन वर्धते, इतना आपको याद कर लेना है। आप जो है पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 4 में से कम 2 आना ही आना है, और आपको आंसर भी 2 ही का देना होता है। 4-5 रहता है, उसमें से करीब 2 का देना रहता है बस। तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर दे ले जाएंगे, संस्कृत खंड में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन चारों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, रट लेना है। अब वृत्त पर निबंध लेकर आए, उसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मेट आया
समझाया है जिससे आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जैसे आएगा पेपर में, बोर्ड पेपर में, आप चाहे 10th 12th जिसमें भी हो, निबंध जहां भी आएगा, सबसे पहले रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा में जो जो चीजें लिखनी है, क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना डालना है और उपसंहार। ये दोनों चीजें तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका जो है निबंध का कोई मतलब नहीं है। तो प्रस्तावना और उपसंहार दोनों चीजें होनी चाहिए। अब बीच में क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले हम भारत देश से हैं, तो भारत देश में जनसंख्या वृद्धि का क्या हाल चल रहा है उसके बारे में लिखना है। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखना है, फिर जनसंख्या वृद्धि के नुकसान लिखना है, फिर समाधान लिखना है। तो इतनी चीजें लिखेंगे रूपरेखा में। रूपरेखा में क्लास 12th की बात करें तो रूपरेखा लिखने पर 2 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे ही दे देता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब इतनी चीजें पता रहेंगी तो इन्हीं को आपको आगे बढ़ा के लिखना है। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना में मतलब ये होता है कि एक ओवरव्यू दे दीजिए जनसंख्या वृद्धि। जैसे कुछ भी निबंध है, शिक्षा निबंध है तो शिक्षा निबंध के बारे में, शिक्षा के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए, वही प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में आइए, बढ़ती जनसंख्या पर हमने क्या लिखा, एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हूं, अपने शब्दों में लिखा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावना में मैंने लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या आज के समय की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। बात सही कि नहीं है? यह विषय न केवल विकासशील देशों के लिए है, विकासशील जैसे अपना देश जो है विकासशील की श्रेणी में आता है, विकासशील देशों के लिए, बल्कि विकसित देशों के लिए भी चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इतनी चीजें लिख देनी है। अब कितना अच्छा से मैंने यहाँ पे लिखा है, बढ़िया चीजें लिखा है, अपने वर्ड में लिखा हूँ, किताबी भाषा यहाँ पे नहीं लिखा गई है। मैंने क्या लिखा कि बढ़ती जनसंख्या आज के समय में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा समस्या है, और ये केवल विकासशील देशों के लिए नहीं बल्कि जो है विकसित देशों जैसे अमेरिका वगैरह के लिए भी एक प्रॉब्लम की पॉइंट है। ये सारी चीजें यहाँ प्रस्तावना में लिख देनी। जो यहाँ पे लिखा हूँ एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, वैसे याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपको डालना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। जो जो यहाँ पे ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक पेन से पड़ेगा, ब्लैक पेन से पड़ेगा भैया, याद रखिएगा। और जो जो है नीले से लिखा है वो नीली पेन से पड़ेगा। इसीलिए इतना बढ़िया से मैं इसको फॉर्मेट तैयार करवाता हूँ आप लोग लिए कि आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी चीजें समझ में आई। कुछ लोग जो है उल्टी सीधी चीजें लिख के आते हैं, मतलब फॉर्मेट गलत तरीके से लिखते आते हैं। लिखते तो सही है लेकिन फिर नंबर नहीं मिल पाता, नंबर कट जाता है। तो इसलिए पूरा नंबर चाहिए तो फॉर्मेट याद रखिए। इसको ब्लैक पेन से डालिए, इसको ब्लू पेन से डालिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि। अब इसमें क्या लिखना है आपको, आज अपने देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। बात है कि नहीं? ये तो बात आप जानते ही होंगे ना। आज हमारे देश की आबादी करीब 150 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये बात आपको भी बताऊं कि 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे देश में हो चुकी है, जो हमारे देश के विकास में रोड़ा बनता जा रहा है। हमारा देश टेक्नोलॉजी में तो पीछे रह गया, लेकिन जनसंख्या के मामले में चीन को भी पिछाड़ दिया। आज देखिए चीन डीपसीक वगैरह एआई बना रहा है, लेकिन हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, एआई पे की मतलब ही नहीं है, सब में पिछड़ते जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें भारत में जनसंख्या वृद्धि में लिख देना है। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण इसमें 2-3 कारण लिख दीजिएगा। 3 कारण लिखा हूं, बढ़िया बढ़िया कारण लिखा हूं, जिसको पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हाँ हाँ जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में कौन कौन सा है? पहला, साक्षरता और शिक्षा में कमी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो इसमें साक्षरता और शिक्षा में कमी क्या है उसको देखते हैं। शिक्षा के स्तर में कमी एक मुख्य कारण है, जिससे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को सही, यहाँ पे सॉरी जानकारी होना चाहिए था, लोगों को सही जानकारी नहीं होती है और बच्चे पैदा करते जाते हैं। वहीं यदि लोग शिक्षित रहेंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको क्या करना है, लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, ये लिखना है। उसके बाद में दूसरा कारण है गरीबी। लोग गरीब होने के कारण सोचते हैं कि अधिक बच्चे पैदा हों, जिससे आगे चलकर सारे बच्चे कमाएं और बहुत सारा पैसा घर पर आए। इस कारण लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं। तीसरा कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। आजकल के जो है बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो गए हैं, जिससे मृत्यु दर कम हो गया है। तो यही चीजें इसमें लिख देना है। अब चौथी हेडिंग बनानी है, इसमें क्या लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के नुकसान। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि के नुकसान भी है ना, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको भी देखते हैं क्या क्या है। पहला है बेरोजगारी। अब ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। एक नौकरी के लिए लाखों बच्चे पेपर देते हैं और फिर उनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है और अधिक बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कारण है। आप देख रहे होंगे भारत देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो यही कारण है, जनसंख्या वृद्धि इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा है अशिक्षा। ज्यादा जनसंख्या के कारण लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। उचित शिक्षा कहाँ मिल पाएगी, जिससे देश का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी देश की वृद्धि में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई देश कितना आगे जाएगा वो उसका एजुकेशन डिसाइड करता है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उसकी डिसाइड करती है। तो शिक्षा अच्छी रहेगी तो ही सारी चीजें हो पाएंगी। संसाधनों की कमी। ज्यादा जनसंख्या के कारण अधिक लोग एक ही संसाधन का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई भी संसाधन हो गया, फल फ्रूट कुछ भी हो गया है, वो बहुत कम है, लेकिन यूज करने वाले लोग ज्यादा है, उपयोग करने वाले ज्यादा है, तब उसमें कमी आएगी ही ना। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीजें बना बना के आपको लिख देना है। 5वां हेडिंग है समाधान। आइए इसके समाधान देखते हैं। इसका समाधान भी तो कुछ होगा, जिस चीज की प्रॉब्लम से उसका सोल्यूशन होता ही होता है। तो समाधान क्या है? किसी भी देश को जनसंख्या पर नियंत्रण चाहिए तो शिक्षा, इसको जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसकी शिक्षा पर सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को, आगे देखिए क्या लिखा है मैंने, लोगों को जनसंख्या को लेकर जानकारी देनी चाहिए ताकि लोग कम बच्चे पैदा करें। सरकार को नियंत्रण कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि लोग ज्यादा बच्चा पैदा करने से डरें। जैसे 2 बच्चे पैदा करने का नियम लगा दें, 3 बच्चे पैदा करने के लिए लगा दें कि इससे ज्यादा होगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी, सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसे जो है कानून, कठोर कानून लाना चाहिए, तब जाके ये चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। सरकार को शादी की उम्र बढ़ाना चाहिए। शादी बहुत कम एज में हो जाती है, जिससे जो है दौर में ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है करना होगा, तब जाके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकेगा, कंट्रोल हो सकेगा। अब छठा है उपसंहार। उपसंहार मतलब ऊपर जितनी चीजें लिखी है उसका एकदम समरी दे दीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान तभी संभव है जब समाज और सरकार मिलकर कदम उठाए। जब तक समाज नहीं मिलेगा सरकार के साथ, सरकार कुछ भी कर रही है, बच्चे पैदा ना करो, लेकिन जो है समाज बच्चे पैदा करते जा रहा है, तो फिर सरकार चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर इसका जो है समाधान ढूंढना चाहिए। यदि हम समय रहते उचित नीतियां अपनाएं और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझें तो आने वाले भविष्य में
हम एक संतुलन और समृद्ध समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना है। मैंने यहाँ पे सब अपने भाषा में लिखा है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सब कुछ मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर लिखा हूँ। इसको 1 से 2 बार और पढ़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% पूरा वर्ड लिख कर आएंगे। अब जरूरी नहीं कि जो वर्ड मैंने लिखा है वही वर्ड आपके लिख कर आए, लेकिन मैंने जो यहाँ पे समझाया है जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण जो है कि जो है कैसे इसको समाधान करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें पता रहेंगी तो आप आसानी से जाके वहाँ पे कर ले जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण पर निबंध लेकर आएंगे। ये निबंध लगभग 99% पूरा चांस है कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड का चाहे 10th देर हो चाहे 12th, आपके पेपर में निबंध दिख सकता है। तो आइए मैं एकदम बढ़िया सरल भाषा में अपने भाषा में लेकर आया हूँ। कुछ लोग किताबी ज्ञान दे देते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक लिख नहीं पाओगे। कितना रटोगे भैया, कितना रटोगे? रट्टू तो हमेशा जो है काम नहीं आता है। एक लाइन वहां भूलोगे पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो समझ लोगे ना तो वहां पूरा का पूरा लिख ले जाओगे। तो आइए मैं वही समझाने का प्रयास करता हूं अपनी भाषा में। देखिए, जैसे निबंध आता है तो उसकी स्टेप मार्किंग शुरू हो जाती है। रूपरेखा डालने पर क्लास 12 की बात कर रहा हूं 2 नंबर मिलता है। 2 नंबर क्लास 12 में भैया रूपरेखा मिलता है, और 7 नंबर ये पूरा कंटेंट लिखने पर, तो टोटल 9 नंबर इस तरह मिलता है। तो ऐसे ही 10th की बात करें तो वहां भी रूपरेखा 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए ये 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, रूपरेखा डालना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग रूपरेखा नहीं बताते, कह रहे हैं डायरेक्ट लिखो ना, ऐसा मत करना, रूपरेखा जरूर डालना। रूपरेखा मतलब पहले ही आप बता दे रहे हैं कि मैं इतने चीजों पे फोकस करने जा रहा हूं एग्जाम साहब। तो रूपरेखा पहले मैंने डाला प्रस्तावना, और 5वां है उपसंहार। ये दोनों चीजें कॉमन है, आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले बता रखा। दूसरा है पर्यावरण का महत्व, तीसरा है पर्यावरणीय चुनौतियां, और चौथा है समाधान। इतनी चीजें डाल देनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब हम किस चीज पे बात करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी देना, इतना ही प्रस्तावना का अर्थ है। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है? पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। बात सही कि नहीं? पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। या हमारे चारों ओर मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवरों का समूह है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों तरफ जो हवा है, यही सारी चीजें जो है पर्यावरण है, जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण हमें जीवन जीने के लिए सारी चीजें प्रदान करता है। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का प्राकृतिक परिवेश। इतना आप चाहे यहीं तक लिख सकते हैं, और या चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं। या हमें न केवल भोजन, पानी और वायु देता है, बल्कि मन को शांति भी प्रदान करता है। इतना आप प्रस्तावना में लिख देंगे बेटा। उसके बाद में दूसरी हेडिंग आपको डालनी है, जो है ब्लैक से है उसको ब्लैक पेन से लिखना है बेटा। उसको एक रूप में हेडिंग बनाना है, छोटी हेडिंग जो बोलते हैं, इसको बनाना है। जितना चीज यहाँ ब्लैक पेन से वो सब ब्लैक पेन से रहेगा, और जितना ब्लू से है वो सब ब्लू से रहेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी समझाते चल रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर में लिखना है। मेरा काम पढ़ाना ही नहीं, आपको नंबर दिलाना भी है। ऐसा ज्ञान क्या करेंगे जहाँ आपका जो है नंबर ही ना आ पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नंबर लाना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, अभी आपका पेपर चल रहा है, बोर्ड पेपर में नंबर लाना जरूरी है। समाज आपका नंबर ही देखेगा। मानता हूँ बाद में आप जो है ज्यादा पढ़ लेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर प्रॉब्लम होगी, वो अलग चीज है। लेकिन अभी के लिए आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पर होना चाहिए कि आपको नंबर लाना है, क्योंकि समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर लाके ही आप प्रूफ कर पाएंगे कि आप पढ़ने में तेज हैं। पर्यावरण का ये हेडिंग बनाना है। उसके नीचे पर्यावरण के महत्व में आइए देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा है। तो पॉइंट वाइज लिखा हूँ, 3 पॉइंट लिखा हूँ। ऐसे 3 पॉइंट आपको भी ऐसे पॉइंट वाइज कराना है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। तो पर्यावरण से हमें क्या मिलता है? पर्यावरण हमें ताजा हवा देता है, साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलता है। दूसरा मैंने डाला है संतुलित जीवन। एक स्वच्छ पर्यावरण से स्वास्थ्य में सुधार होता है। प्रदूषण रहित वातावरण से बीमारियों का खतरा कम होता है। ये संतुलित जीवन है, बैलेंसिंग लाइफ इसे बोलते हैं। बैलेंस रहती है लाइफ। पर्यावरण ना हो तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, बैलेंस ही ना हो पाए, खाने की चीजें नहीं मिल पाएंगी, हवा नहीं मिल पाएगा, कैसे सांस लोगे, कैसे जिंदा रहोगे। तो ये संतुलित जीवन की यहाँ पे बात की गई है। और तीसरा है प्राकृतिक सुंदरता। हमारे चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं ना, ये भी पर्यावरण है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारे पर्यावरण है। परि मतलब चारों तरफ, वरण मतलब आवरण, आवरण मतलब जो है ढकना, तो वही पर्यावरण है। तो प्राकृतिक सुंदरता जिन्हें पेड़ पौधे हो गए, घास फूस, ये सब हमें प्राकृतिक सुंदरता दे रहे हैं, जिससे हमारा जो है समाज अच्छा दिख रहा है। चारों तरफ अच्छी अच्छी चीजें आप देख पा रहे हैं। तो यही इतना बना के आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ड, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जो बोला वर्ड वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने समझाया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में वही लिख पाएंगे। इसको बहुत रटिए, एक एक लाइन आप वहाँ पे याद ही नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरी हेडिंग बनानी है पर्यावरणीय चुनौतियां। अब देखिए, पर्यावरण के जो है महत्व है, लेकिन चुनौतियां भी हैं पर्यावरण के साथ। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहला चुनौती है प्रदूषण। प्रदूषण मैंने हेडिंग डाला प्रदूषण। प्रदूषण में क्या लिखना है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब समझ रहे हैं ना, जो कंपनियां स्टेब्लिश होती हैं, नई नई फैक्ट्रियां, वही औद्योगिकरण कहलाता है। औद्योगिकरण और वाहनों के बढ़ते उत्सर्जन से हवा में हानिकारक गैसें बढ़ गई हैं। कितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नई नई गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं, सारी गाड़ियां बहुत सारा धुआं फेंकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती हैं, जो हमारे पर्यावरण को असंतुलित करते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत चुनौती चीज है। जंगलों की कटाई, ये भी पर्यावरण के लिए चुनौती है। अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारी जो है श्वसन प्रक्रिया वो गड़बड़ा जाएगी। ये जंगलों की कटाई, ये सारी चीज पर्यावरण के लिए चुनौती है। हमारा पर्यावरण दूषित हो जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, इसलिए पेड़ बहुत जरूरी है। आजकल देख रहे होंगे कि आप ठंडी नहीं पड़ रही, अब की बार ठंडी कहाँ कम पड़ी। तो इतना तापमान बढ़ चुका है, ठंडी कहाँ से पड़े? पेड़ और है ही नहीं है, ठंडी कहाँ से पड़े? ठंडी पड़ना भी जरूरी होता है, गेहूं ढंग से हो ही नहीं पाएगा। हर मौसम के महत्व होते हैं बेटा, ये मत सोचिए ठंडी नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत बात है। ठंडी पड़नी चाहिए। अब देखिए ठंडी इधर नहीं पड़ी है, गर्मी में देखिए क्या हाल होगा, कितने लेवल का गर्मी की होगा, देखते रहिएगा। तो जंगलों कटाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पर्यावरण को चुनौती दे रहा है, बार बार पर्यावरण को जो है हानि पहुंचा रहा है। तो जंगलों कटाई, इसको रोकना चाहिए। ये चुनौती में क्या है? जल स्रोतों का दोहन, नदियां, झीलें और अन्य जल स्रोत जो है प्रदूषित होते जा रहे हैं।
जितने हमारी झीलें हैं, नदी हैं, सब प्रदूषित होते जा रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, लोग कूड़ा फेंकने जाते हैं नदी में, झील में, तो सारी चीज़ें प्रदूषित होती है। कारखानों के जो कच्चे माल होते हैं वो सारी चीज़ें जो है फेंक दिया जाता है, तो ये सब हमारे झीलें नदियों को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण में जो चीज़ें आती हैं, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जीव जंतु, ये जितनी भी चीज़ें, इनका सबका पेड़ पौधों काटना, मिट्टी का कटाव, ये सब चीज़ें पर्यावरण के लिए चुनौती है। यही आपको लिख देना है। भैया चुनौती है तो समाधान भी होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये आप याद रखिए। तो समाधान में आपको क्या लिखना है, जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। और क्या, जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को जाके गाँव में लोगों को समझाइए पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है पेड़। हर इंसान को समझाइए कि जो है कूड़ा नदी में ना फेंके, एक सही स्थान पे फेंके जहाँ बाद में जलाया जा सके, और जो रिसाइकिल वाली चीज़ें हो रिसाइकिल किया जा सके। ये सारी चीज़ें लोगों को बढ़ावा देंगे, पढ़ाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, तभी होगा, जागरूक करेंगे तभी इसका समाधान हो पाएगा। दूसरा है पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण में संतुलन बनाए रख सकते हैं। पेड़ लगाना, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मानता हूँ, पेड़ लगाना। पर्यावरण को सुंदर बनाना है, संरक्षित करना है, सुरक्षित बनाना है, तो पेड़ लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा पेड़ रहेगा उतनी हमारे जो है पर्यावरण हरा भरा रहेगा, और साथ में अच्छी हवा मिलेगी, सांस हम अच्छे से ले पाएंगे, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। और अगला आप लिख सकते हैं साफ सफाई बनाए रखना। घर, स्कूल, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक ध्यान नहीं रखेंगे साफ सफाई, तब तक गंदगी बढ़ती जाएगी और हमारा वायु प्रदूषित होता रहता है, जल भी प्रदूषित होगा, सारी चीजें प्रदूषित होती रहेंगी, और आपको बहुत तरह की बीमारियां भी इससे भी हो जाती हैं। पर्यावरण प्रदूषित है तो बीमारी होना ही होना है। पांचवा है उपसंहार। अब देखिए उपसंहार में क्या लिखना है। अब उपसंहार में कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है आइए दिखाता हूँ। पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। हम एक नागरिक हैं और हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखें। हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहे। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो एक सुंदर और स्वच्छ दुनिया का निर्माण संभव है। जहाँ आने वाली पीढ़ियां भी शांति और खुशहाली से जी सकें। तो इतनी चीजें आपको लिख देना है, बस इतना लिख देंगे आपका उपसंहार हो गया। उपसंहार मतलब वही है जो अभी तक आपने पूरा ऊपर बताया, उसका थोड़ा सा सारांश यहाँ पे लिख दीजिए। क्या क्या चुनौतियां हैं, थोड़ा बहुत ऐसे लिख दीजिए कि पर्यावरण बहुत जरूरी है, पर्यावरण से जो है दूषित रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमको जो है नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हर मनुष्य का धर्म है, दायित्व है कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए, कूड़ा करकट सही स्थान पर फेंके, यही सारी चीजें लिख देना है बस। तो ये था आज का निबंध। मेरे ख्याल से इतना बढ़िया सटीक शॉर्ट में ढंग से मैंने आपको बताया कि आपको एक बार में ही याद हो गया होगा। लेकिन नहीं याद हुआ है तो एक बार और वीडियो देखिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान, वरदान या अभिशाप, एक ऐसा निबंध है जो बार बार रिपीट होता है, ये आपको पता होगा, और विज्ञान की हर जगह उपयोग है, इसलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड में 10th और 12th ये दोनों के लिए वीडियो है। 12th वाले भी इस वीडियो को देखें और 10th वाले भी। तो आइए हम जान लेते हैं इसको कैसे शॉर्ट में कम शब्दों में लिखना है और बढ़िया, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स की कटौती ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जैसे मैंने यहाँ पे डाला है रूपरेखा ब्लैक पेन से, ऐसे आपको यहाँ पहले रूपरेखा ब्लैक पेन से डालनी पड़ेगी। इतना काम तो भैया करना पड़ेगा। अब रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना है, कम से कम 5 हेडिंग लिखना। हेडिंग का ज्यादा लिखना, उसके अंदर लिखना बहुत कम है, लेकिन हेडिंग आपको ज्यादा लिखना है। अब आप सोच रहे हो कि 3 हेडिंग डाल दूं तो नंबर मिलेगा, तो नहीं। यदि आप 3 हेडिंग डालोगे और 3 पेज लिखोगे तो उतना नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने 5 हेडिंग डाली है, 5 हेडिंग डाली है और आप जो है 2 पेज में ही लिख रहे हो या 1 पेज में ही लिख रहे हो, तो आपको कहीं उससे ज्यादा नंबर मिलेगा। ये आप एग्जाम में देख लेना, ऐसा होता है, हेडिंग पे नंबर दिया जाता है। तो आइए हेडिंग में क्या क्या डालना है। तो मैंने फर्स्ट डाला है प्रस्तावना, तो पहला और लास्ट वाला ये तो फिक्स रहता है, पहला प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार, तो ये तो दोनों फिक्स है। बीच में 3 चीजें इधर उधर करनी है। सेकंड हेडिंग डालना है विज्ञान वरदान के रूप में, और थर्ड डालना है विज्ञान अभिशाप के रूप में, और जो 4th हेडिंग है वो विज्ञान को अभिशाप मुक्त कैसे करें, और 5th हेडिंग है उपसंहार। तो इतनी हेडिंग डालना है। एक्चुअली देखिए विज्ञान को इस प्रकार नहीं पूछा जाता है, कभी कभी दे देते हैं कि विज्ञान के मतलब निम्न टॉपिक पे निबंध दीजिए, लिखिए, उसमें ऑप्शन रहता है विज्ञान, और कभी कभी रहता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो चाहे जो भी आए उसमें विज्ञान पर रिलेटेड कोई है तो वहां यही लिखना है। और दूसरी कमाल की चीज ये जानिए कि ये जो निबंध है, ये निबंध जो है जब आएगा कंप्यूटर वगैरह वाला निबंध लिखने में, उसमें भी इसको यूज कर सकते हो आप। एक निबंध आएगा तकनीक के लाभ और हानियां बताइए, तो उसमें भी इस निबंध को आप प्रयोग कर सकते हो, बस थोड़ा इधर उधर करना रहेगा। सब वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं निबंध में इंपॉर्टेंट डालूंगा। तकनीक का हो सकता है डालूं, उसके बाद आतंकवाद की समस्या समाधान पर डालूंगा। तो आइए प्रस्तावना पे फोकस करते हैं, ज्यादा कुछ ना करें। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है, आप जो इधर उधर देखते हो बस वही सब लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। आप यदि क्वेश्चन बैंक से रटोगे या कहीं अलग से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है उतना नंबर ना मिले। और यदि आप खुद का लैंग्वेज लिखते हो, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर आपको नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि उसे पता चलेगा कि आप रटते नहीं हो, आपने दिमाग से लिखा है, अपने दिमाग से लिखा है। तो प्रस्तावना में लिखना है कि हम सुबह उठने से लेकर
रात्रि सोने तक जितना भी कार्य करते हैं वह सब मशीनों द्वारा संपन्न होता है। ये बात आपको पता होगी। मशीन विज्ञान की देन है। मशीन क्या है? विज्ञान की देन है। मशीनों ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। ये बात आपको पता है। जिंदगी बहुत आसान हो गई है, परंतु विज्ञान के द्वारा परमाणु बम जैसे घातक हथियार तैयार किए गए हैं जिनसे जिंदगी तुरंत तबाह हो सकती है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर हेडिंग डालनी है विज्ञान वरदान के रूप में। मैंने यहाँ इसे डेस लगा दिया है, आप भी लगा सकते हैं, और यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रस्तावना में इतना ही लिखना है। ज्यादा लिखोगे तो भैया आपको टाइम लग सकता है, और इतना टाइम बोर्ड एग्जाम में होता नहीं। 10th में तो मान लीजिए आपको मिल जाएगा, बट 12th वालों के लिए प्रॉब्लम है, इतना टाइम नहीं रहता भैया। 12th में एग्जाम दोगे तो खुद पता चल जाएगा। हिंदी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मैं उन्हीं को एकदम सरल करके दे रहा हूँ, शॉर्ट में करके दे रहा हूँ कि फुल मार्क्स भी मिले, नंबर एक भी ना कटे, और आप बढ़िया मार्क स्कोर करो। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड हेडिंग बनानी है विज्ञान वरदान के रूप में। तो इसमें क्या लिखना है? विज्ञान के फलस्वरूप प्रतिदिन खोजें होती जा रही है। आपको पता है लगातार आए दिन नई नई खोजें होती रहती है। उसके बाद लिखना है आज मनुष्य ने विज्ञान के सहारे आकाश से लेकर पाताल तक की गहराइयां नाप डाली है। आपको पता है आकाश से लेकर पाताल तक की सब की गहराइयां नापते मनुष्य चला जा रहा है विज्ञान के बलबूते। उसके बाद लिखना है विज्ञान मुख्यतः निम्न आविष्कारों द्वारा वरदान के रूप में हमारी समझ आता है। क्योंकि यहाँ हेडिंग में वरदान डाला है, तो इसमें वरदान यानी विज्ञान के क्या क्या लाभ है, विज्ञान से क्या क्या सुधार हुए हैं भविष्य में, उनको सबको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है यातायात के साधनों में। तो भैया आपको पता है विज्ञान का उपयोग यातायात में बहुत ज्यादा होता है, तो पहली हेडिंग मैंने यातायात ही डाल दी है। इसमें लिखना है विज्ञान ने आज घंटों के सफर को मिनटों और सेकंडों में पहुंचा दिया है। आपको पता ही होगा कि जैसे पहले लोग कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, रेलगाड़ी वगैरह जाते थे, रेलगाड़ी वगैरह से जाते थे तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज क्या है? हवाई जहाज है, उससे भी अच्छा हाइपर लूप जैसे साधन है जिसके थ्रू आप सेकंडों में ना जाने कितने दूरियां तय कर सकते हो। उसके बाद लिखना है जहां पहले मनुष्य महीनों जाने में गुजार देते थे, वहीं आज मनुष्य जो है मिनटों में सफर पूरा कर लेते हैं। सही बात है। पहले मनुष्य क्या करते थे, साइकिल वगैरह जाते थे लखनऊ तो बहुत टाइम लग जाता था, 15 से 20 दिन रुकते हुए जाते थे, धीरे धीरे स्लोली मोशन में। लेकिन आज क्या है? मिनटों में सफर हो जाएगा, आधा घंटे लगेगा कहीं ज्यादा से ज्यादा, आप बस एरोप्लेन से जाएंगे आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इन यातायात के साधनों में प्रमुख हैं हवाई जहाज, हाइपर लूप, रेलगाड़ी, बस, बाइक इत्यादि। तो हाइपर लूप तो भैया आपको पता होगा, हाइपर लूप के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। हाइपर लूप से तुरंत सफर होता है, टाइम बहुत कम लगता है, ऐसा यंत्र बन चुका है। आगे आइए देख लेते हैं। अगली भैया हेडिंग बनानी है सेकंड नंबर मनोरंजन के क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखना है आज विज्ञान के फलस्वरूप अनेकों मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। आपको पता ही होगा यूट्यूब जिसके थ्रू आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक मनोरंजन का साधन है। आप वैसे एजुकेशन की फील्ड में यूज करते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे यहाँ के लोग जो है उसका उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, यूट्यूब वगैरह का यूज। और मोबाइल में बहुत से ऐप वगैरह आ चुके हैं जिसके थ्रू आप मनोरंजन कर सकते हो। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन ही तो है। पहले मनोरंजन नहीं मिलता था बहुत। वैसे आप कोई आपके वहाँ कोई आपके दादा वादा है तो उनसे पूछिए कैसे मनोरंजन हो पाता था, बहुत खराब कंडीशन थी। लेकिन आज मनोरंजन हर व्यक्ति की जेब में घूम रहा है। थर्ड हेडिंग बनानी है शिक्षा के क्षेत्र में। आपको भैया ये जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विज्ञान ने हेल्प किया है, बहुत ज्यादा। यदि विज्ञान ना होता तो आज की शिक्षा बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती और केवल वही व्यक्ति पढ़ पाते जो अमीर होते, गरीब तो रह जाते। लेकिन विज्ञान ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ मतलब एकदम सरल कर दिया। मैं जितने चीज बोल रहा हूँ उसको आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो। अब आइए देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में तो विज्ञान की बहुत ज्यादा उपयोग है। आज विज्ञान ने शिक्षा को बहुत सरल और सुगम बना दिया है। आज स्कूल और कॉलेजों के जितने कार्यभार हैं वह सब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। ये आपको पता ही होगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह है, सब क्या विज्ञान के थ्रू आ रहा है, प्रिंट हो रहा है सब कुछ, तो सब विज्ञान की देन है। उसके बाद में अब बहुत अच्छी चीज मैं लिखने जा रहा हूँ जिसपे एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। मैंने यहाँ से लिखा है लॉकडाउन में सारी कक्षाएं ऑनलाइन संपन्न हुई। ये बात आपको पता है, और ये सब विज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो पाया। यदि विज्ञान ने यूट्यूब ना दिया होता तो शायद आज भी लोग फ्री शिक्षा के लिए परेशान रहते और उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा न ग्रहण कर पाते। आपको पता होगा कि आज यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टीचर उपलब्ध हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। मैं भी आपको यहाँ फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, हालांकि मैं उतना नहीं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हेल्प मुझसे हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। मैंने एक पैसे नहीं लिए, यहाँ तक मेरे वीडियो में एड्स नहीं आता है, अभी तक मैंने नहीं करवाया है, और हो सकेगा तो करवा लूंगा। अब वो देखा जाएगा, कंडीशन की वजह स्थिति पे है, पैसा क्या होता है। आगे आइए देखते हैं। ये सब चीजें आप इसमें बाकायदा लिख सकते हो कि जहां लोग पैसे देकर उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, आज यूट्यूब के थ्रू फ्री में, एकदम फ्री में निःशुल्क एजुकेशन, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके थ्रू आप कोई भी तैयारी कर सकते हो, चाहे जो भी तैयारी करना है यूट्यूब से आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में एक चीज जरूर है कि आपको खुद दृढ़ निश्चय देना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप किसी जॉब की तैयारी करना चाहते हो यूट्यूब से, तो उसके लिए तो भैया फिर आपको खुद ज्यादा लगन लगाना पड़ेगा। यहाँ यूट्यूब से तो पढ़ना है, साथ में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए आगे देखते हैं।
4th नंबर हेडिंग बनानी है कृषि के क्षेत्र में। तो विज्ञान से अनेकों आविष्कार हो पाए हैं और आज इन आविष्कारों के द्वारा कृषि कार्य बहुत सरल हो चुका है, बहुत सुगमता हो पाई है। आज आए दिन नए नए उपकरण कृषि यंत्र खोजे जा रहे हैं। आपको पता है ट्रैक्टर, ट्राली, पता नहीं क्या क्या, रोटावेटर, पता नहीं क्या क्या, बहुत से उपकरण आ चुके हैं जिनके थ्रू बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से कार्य कृषि का हो जाता है। आगे आइए देख लेते हैं। आगे 3rd हेडिंग मैंने बनाया है विज्ञान अभिशाप के रूप में। अभी तक आपने बहुत सारे फायदे देखे, आपको मजा आया, आनंद आया, लेकिन अब इसके जो कमियां हैं उसको आइए जरा फोकस कर लिया जाता है। तो यहाँ फोकस की बात यह है कि आज विज्ञान के द्वारा परमाणु हथियार तैयार किए जा चुके हैं जिसके विस्फोट से एक पल में पूरी दुनिया समाप्त की जा सकती है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में प्रयोग हुए परमाणु बम का असर आज भी जापान झेल रहा है। सोचिए, इतने साल पहले के परमाणु बम जब इतने घातक थे तो आज की आधुनिक तरीकों से बनाए गए परमाणु बम कितने खतरनाक होंगे। एक बार जरा सोचिए, 1945 में जो बम यूज हुआ उसका असर आज भी नागासाकी, हिरोशिमा पे देखने को मिल रहा है। तो सोचिए, आज जो मनुष्य के पास इतना दिमाग हो चुका है, इतना टेक्नोलॉजी हो चुकी है, ऐसे ऐसे हथियार बना दिया है, यदि उसका उपयोग किया जाए तो क्या होगा। सेकंडों में पूरी पृथ्वी गायब हो सकती है, ऐसे उपकरण तैयार किए जा चुके हैं। तो ये विज्ञान के दुष्प्रयोग हैं, दुरुपयोग हैं विज्ञान के, ये विज्ञान का बहुत गलत यूज है। अब आइए हम 4th हेडिंग में देखते हैं कि विज्ञान को भैया कैसे आप अभिशाप से मुक्त कर सकते हो, यानी केवल उसका उपयोग कर सकते हो सही चीजों में, गलत चीजों में। उसके बाद लिखना है कि विज्ञान को अभिशाप मुक्त कैसे करें। 4th हेडिंग यहाँ बनानी है। उसके बाद में लिखना है, वैसे तो विज्ञान के बहुत सारे अभिशाप हैं, परंतु यदि मनुष्य चाहे तो इन अभिशापों को रोक सकता है और यह बात मनुष्य की सोच पर निर्भर करती है। यदि विज्ञान को अभिशाप मुक्त करना है तो एक ही उपाय है कि सभी देशों को परमाणु हथियार जो है बनाने पर प्रतिबंध लगाना होगा और लोगों को केवल सकारात्मक दृष्टि से ही विज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। इतना लिख दीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको ज्यादा एग्जामिनर गोल करते हैं। प्रस्तावना और उपसंहार दोनों हेडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। उपसंहार में लिखना है, विज्ञान एक तलवार है जिसको यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी रक्षा के लिए प्रयोग करे और या चाहे तो खेल खेल में अपने अंग काट सकता है। आपको पता है तलवार को यदि आप चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हो अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन यदि आप ही चाहो तो उससे खेल खेल में अपने सारे अंग काट सकते हो। ये बात आपको पता होगी। मनुष्य में 2 प्रवृत्ति होती है, एक तो देवीय होती है, एक राक्षसी होती है। अब देवीय का अर्थ होता है पॉजिटिव थिंकिंग और राक्षसी का अर्थ होता है निगेटिव थिंकिंग। यदि मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति होगी तो वह विज्ञान का दुरुपयोग करेगा और यदि देवीय प्रवृत्ति होगी तो वह विज्ञान का सदुपयोग करेगा और भविष्य में विज्ञान के थ्रू अच्छे आविष्कार करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा का महत्व पूछा जाता है। या तो लिखा रहेगा कि शिक्षा पर निबंध लिखो, या कभी कभी रहता है कि शिक्षा के महत्व पर निबंध लिखो। ऐसे शिक्षक बारे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन सारी चीजों को आज पूरा देखेंगे। शिक्षा से संबंधित कोई सा भी निबंध है आपको यही लिखकर आना है। आइए देखते हैं निबंध में मैंने कैसे लिखा है और कितने अच्छे से अपने भाषा में लिखा हूँ। कुछ लोग किताबी ज्ञान उठा के चेप देते हैं जिसको पढ़ने में आपको कठिनाई होती है। किताब की भाषा जो होती है वो थोड़ा कठिन वर्ड में लिखा होता है जिसको आपको समझने में टाइम लगता है, आपको रटना पड़ता है। लेकिन जो खुद की भाषा होती है, यानी जो टीचर लिखता है, यानी जो मैं लिखा हूँ, वो भाषा में आप एक बार में ही याद कर लेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी होती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आप एक सस्ता चीज चाह रहे हैं कि एक बार में याद हो जाए और आप अच्छे से पेपर में लिखाएं, नंबर मिल जाए। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो ना देखना पड़े और पूरा का पूरा शिक्षा पर निबंध तैयार हो जाए और आप पेपर में ढंग से लिखाओ। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे नोट्स तो फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप बोर्ड पेपर में आसानी से लिख सकते। तो आइए देखते हैं शिक्षा के निबंध में मैंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग बनानी है और रूपरेखा में 5 चीजें लिखना है। पहला प्रस्तावना और 5वां उपसंहार। ये दोनों चीजें तो फिक्स ही है ना, हमेशा फिक्स रहता है, चाहे जो भी निबंध रहे ये दोनों चीजें फिक्स रहेंगी। दूसरा रहेगा शिक्षक महत्व, तीसरा रहेगा भारत में शिक्षा और चौथा रहेगा शिक्षा की चुनौतियां। शिक्षा का महत्व है तो चुनौतियां हैं, किसी के लाभ है तो उसके हानियां होती हैं, उसके साथ प्रॉब्लम भी होता ही होता है। तो उसको आइए पूरा समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना मतलब एक ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो प्रस्तावना का मतलब होता है, तो प्रस्तावना मतलब क्या लिखना है, शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। मेरे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप याद रखिए। हर किसी के जीवन में शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कितना भी अमीर हो, उसके पास शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अब शिक्षक ये मतलब मत निकाल लेना कि P बराबर BI होता है, ये सब पता हो, I बराबर फलाना ढिमकाना, विद्युत धारक परिभाषा पता हो, ये सब शिक्षा नहीं। शिक्षा मतलब एजुकेशन, यानी किसी साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे बैठना है, मानवता आपके अंदर है कि नहीं है, जात पात से उठकर आप व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें शिक्षा में आती हैं। टेक्नोलॉजी में कितना आगे हम जा रहे हैं, ये सारी चीजें शिक्षा में आती हैं। ये रट कर नौकरी पाना ये शिक्षा नहीं होता है। तो यही है यहाँ पे, शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें ज्ञान और समझ देती है जिससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।
अभी तो जो मैंने समझाया है ना, जो बोला है वही लिखाएंगे ना, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर तुरंत जान जाएगा कि आपने समझ कर लिखा है, आप अपने भाषा में लिख रहे हैं। निबंध का यही मतलब होता है कि अपने भाषा में लिखें, आपको जो पता है उसको लिखें, ना कि रट के लिखाएं। आगे देखिए क्या है, शिक्षा से हम सीखते हैं कि अच्छे से कैसे रहना है, कैसे अपने समाज में सहयोग करना है और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। यही सारी चीजें शिक्षा सिखाती है। दूसरा हेडिंग डालिए, शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व में आपको क्या लिखना है? पहला, ज्ञान प्राप्त। शिक्षा हमें नई बातें सीखने का मौका देती है। बात है कि नहीं, शिक्षा जो है नई चीजें सीखने का मौका देती है। इससे हम अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। हमारे अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो शिक्षा के माध्यम से शांत हो जाता है और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है व्यक्तिगत विकास। अच्छी शिक्षा से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। एकदम सही बात है। यदि आपके अंदर एजुकेशन आ गया ना, तो आपका डेवलपमेंट जो है अपने आप हो जाएगा, आपकी विकास जो है खुद ब खुद हो जाएगा। तीसरी हेडिंग क्या डालनी है? समाज में योगदान। शिक्षा से हम अच्छे नागरिक बनते हैं, हम समाज के नियमों और संस्कारों को समझते हैं, जिससे समाज में शांति और सहयोग बना रहता है। यदि आप शिक्षित नहीं है तो आप समाज को समझ नहीं पाएंगे, समाज क्या चाह रहा है आप उसको डील ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक समाज को नहीं डील करेंगे इस समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए समाज में योगदान देना शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में ढंग से रहना है, इज्जत पाना है, इज्जत कमाना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। रोजगार के अवसर। आजकल क्या, शुरू से भारत में तो रोजगार के अवसर के लिए ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, केवल उसका एक ही मकसद है कि नौकरी लेना है। मैं नहीं कहता हूँ कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शिक्षा जो रियल शिक्षा है उसको जानिए। बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे मिलता हूँ, कुछ टीचर भी हो गए, उनको तमीज तक नहीं होती कि किसी से कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, लेकिन वो पैसा बहुत कमा रहे हैं। तो ऐसे क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है ऐसी शिक्षा का जहां आप रिस्पेक्ट ना दे पा रहे हैं सामने वाले को। कुछ शिक्षक तो जात पात में विश्वास करते हैं, भेदभाव करते हैं। ऐसे शिक्षक क्या मतलब जो आपने जात पात को पढ़ लिया है? तो वो शिक्षा नहीं है, वो केवल वो रोजगार के लिए पढ़े हैं बस। उन्होंने शिक्षा नहीं कमाया, एजुकेशन नहीं कमाया है। आपको एजुकेशन कमाना है, नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। आपने 3 इडियट देखा होगा, तो उसमें कहा था स्किल पे फोकस करो, नौकरी अपने आप मिल जाएगी। बस वही आपको करना है। तो रोजगार के अवसर। शिक्षा से हम अच्छी नौकरी के लिए योग्य बनते हैं, यह हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। 3rd नंबर आपको हेडिंग डालना है, भारत में शिक्षा। आज हमारे देश में भी लोग शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। पहले इतना लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब दे रहे हैं, और इसी वजह से हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे मैंने लिखा है। पहले लोग शिक्षा को इतना फोकस नहीं करते थे जितना आज कर रहे हैं। आज गाँव गाँव देख रहा हूँ लाइब्रेरी ओपन हो रहा है। मैं तो लाइब्रेरी को, ठीक है, अच्छी बात है, गाँव में जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, लाइब्रेरी खुल रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास सुविधा है, साधन है, घर पे पढ़ सकते हैं, वो फर्जी लाइब्रेरी में जा रहे हैं। उनके लिए लाइब्रेरी कोई महत्व नहीं है, वो केवल एसी का मजा लेने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं है, आप चाहे जैसा लड़ना चाह रहे हैं, तो आप घर पे बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, भूसैले में बैठ के पढ़ सकते हैं, खेत में बैठ के पढ़ सकते हैं। जुनून होना चाहिए, पढ़ाई हो जाएगी। तो पहले शिक्षा इतना महत्व नहीं था, आजकल तो हर जगह शिक्षा का महत्व हो चुका है। हर व्यक्ति जो है पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन अभी भी हमारे देश का, लेकिन आगे देखिए, अब ये तो अच्छी बात है कि लोग शिक्षा फोकस दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उतना काबिल नहीं है जितना एक ताकतवर देश होता है। एकदम सही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ताकतवर देश जो होता है वो शिक्षा का ये मतलब नहीं निकालता है कि केवल आपको नौकरी लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ये मतलब नहीं निकालता है। अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन है। स्किल बेस्ड, यदि आपके अंदर स्किल आ जाएगी तो खुद ब खुद आप रोजगार क्रिएट कर देंगे, रोजगार बना देंगे, दूसरों को रोजगार देने योग्य हो जाएंगे, ना कि किसी से नौकरी मांगने जाना पड़ेगा। तो अमेरिका वगैरह जो विकसित देश है, वहाँ की शिक्षा इसी तरह है, स्किल बेस्ड है। लेकिन हमारे देश की शिक्षा रटो फेंको हटाओ इस पे है बस। कोई जो 10 साल पहले पेपर दिया था, आज मैं उससे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना ही पढ़ा जिससे उनकी नौकरी लग जाए। उन्होंने इतना नहीं पढ़ा कि हमेशा याद रहे। उनके पास ज्ञान नहीं है, केवल रट के उन्होंने नौकरी लिया है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, शिक्षा की चुनौतियां। आज के समय में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है। कई जगहों पर शिक्षा की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। आज भी मैं जिस गांव रहता हूं, अपने गांव बता रहा हूं, करीब 5 से 6 किलोमीटर के भीतर एक अच्छा स्कूल नहीं है जहां पे पर्याप्त टीचर हों। एक ही टीचर है जिसके भरोसे पूरा 9, 10, 11, 12 चल रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल देख रहा हूँ। एक बड़ा स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई किया था, वही बात बता रहा हूँ, अभी भी वहाँ ऐसी हालत है कि वहाँ ढंग से टीचर नहीं है। कभी क्लास चलती है, कभी नहीं चलती है। तो ये सारी चीजें है, प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी अब सोल्यूशन आ गया है। सोल्यूशन क्या आ गया है? यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, यदि ऑफलाइन कोई पढ़ना चाह रहा है तो ऑफलाइन अभी भी ऐसी भारत में जगह है जहां ऑफलाइन की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। मैं अपनी ही बात करूं, अपने इलाके की बात करूं तो नहीं है, कोई ढंग से है ही नहीं पढ़ाने वाला भी। अगर हम मिलजुल कर प्रयास करें तो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग 199 बैच लाए हैं, 99 लाए हैं, उनको मैं सबकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। यहाँ पे फ्री में पढ़ाने आया हूँ। अभी मैं जल्द ही वीडियो देख रहा था, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो 99 को पेपर बना के दे रहे थे, पेपर बना के भेज रहे थे। और मैं जो यहाँ करा रहा हूँ, इस चीज को जो करा रहा हूँ, 80 नंबर यहाँ पे मैंने टारगेट लिया है, 80 नंबर फिक्स कराना। गारंटी के साथ देता हूँ कि 80 नंबर का 80 नंबर आएगा। हो सकता है 100 का 100 आ जाए, लेकिन 80 की गारंटी लिया हूँ तो 80 नंबर आएगा। वो लोग जो बना रहे हैं, हो सकता है आ जाए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ना आए, लेकिन पैसा देकर बेच रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं, वो काम मैं नहीं करता। इसीलिए मेरे पे शायद व्यूज भी कम आता है। हालांकि वो सारी चीजें हटाइए, सब लोग हैं अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, हर टीचर अच्छा है, लेकिन जो है धंधा जो एजुकेशन का बंद करना चाहिए। मैं फ्री इसलिए कर रखा हूँ ताकि कोई भी हो, क्योंकि मैंने अपने आसपास का अभी
भी हालत देख रहा हूँ कैसी हालत है यहाँ, इसलिए फ्री कर रखा हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मैं अनअकैडमी पढ़ाता था, वहां से भी मैंने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ फ्री में पढ़ाने बैठा हूँ ताकि हर बच्चा पढ़ सके। आइए पांचवा देखते हैं उपसंहार। फर्जी बात नहीं करते हैं, टाइम आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। उपसंहार में लिखना है शिक्षा न केवल हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है, व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही बात है, हमें चाहिए कि हम शिक्षा का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में सर्वोपर स्थान दें। अच्छी शिक्षा से ही हम एक उज्जवल और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। एकदम सही बात है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक किसी देश का विकास नहीं हो सकता, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा बहुत जरूरी है। जितना क्या है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना आगे जाएगा। ये बात 100% सही है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। चाहे 12th में आप पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, या आप 10th में है, आपके लिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से यहाँ हेडिंग बनानी है, उसके बाद में इसको लिखना है रूपरेखा। इसको ब्लैक पेन से लिखना, आप रेड वगैरह यूज़ करोगे तो नंबर कट जाएगा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ब्लैक पेन यूज करना। उसके बाद में इसमें लिखना है सबसे पहले तो भैया प्रस्तावना रहेगा, सेकंड पे आतंकवाद का अर्थ, थर्ड भारत में आतंकवाद, और फोर्थ नंबर पे रहेगा आतंकवाद का जिम्मेदार कौन, और फिफ्थ नंबर में आतंकवाद का समाधान, और 6 नंबर में उपसंहार। तो प्रस्तावना और उपसंहार तो दोनों कंपलसरी है, लिखना पड़ेगा ही। और बीच में जो 4 चीज़ें हैं उसको मैंने इधर उधर से लिखा हूँ, तो उस तरह का आपको भी इसे याद कर लेना है। इतनी चीज़ें तो आपको टॉपिक याद रहना चाहिए रूपरेखा में, क्योंकि यदि ये चीज़ें याद हैं तो फिर आप खुद ब खुद बना के वहाँ लिख सकते हो, फिर किसी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना से, कैसे प्रस्तावना में क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले लिखना है, मनुष्य डर से बहुत निष्क्रिय हो जाता है और इसी डर को लोगों में उत्पन्न करा कि कुछ असामाजिक तत्व, ये यहाँ थोड़ा गलती हो गया, यहाँ असामाजिक सही कर लीजिएगा। असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, अपने नीच स्वार्थ की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ये असामाजिक तत्व अपने स्वार्थ के लिए लोगों का खून खराबा भी करते हैं। ये असामाजिक तत्व समाज से ही आते हैं जो आतंक फैलाते हैं, इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। तो देखिए, कुछ समाज में हमारे ऐसे इंसान होते हैं जो पैसों के लालच में अथवा किसी के भी लालच में जो है लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, और यहाँ तक कि खून खराबा हो जाता है, और उन्हें ही हम आतंकवादी कहते हैं, उन्हें ही आतंकवादी कहते हैं। इनका संबंध दूसरे पड़ोसी देशों से भी हो करके आतंकवादियों को बुलाना होता है, ये भी आतंकवादी कहलाते हैं। यदि आपके अंदर देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, आप भी देश को गिराना चाहते हो, तो भी आप एक ग्रुप में आतंकवादी माने जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर देख लेते हैं, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, या आखिर आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट है आतंक और दूसरा है वाद। आतंक का क्या अर्थ होता है, आतंक का अर्थ होता है, क्या होता है, मतलब ये सब करना, मारना पीटना, किसी को धमकाना, डराना, और उसके सहारे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। तो इसका अर्थ होता है कि आतंक का सिद्धांत, आतंक फैलाने का सिद्धांत, लोगों को डराने का सिद्धांत ही आतंकवाद कहलाता है, और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही आतंकवाद है। लोगों को डरा के, धमका के, मार के, पीट के अपनी जो स्वार्थ सेवाएं हैं उसको पूर्ति करना ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद एक ऐसी नीति है जो अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। क्या करती है, बल प्रयोग कर सकती है। ये जो आतंकवादी होते हैं, पुलवामा आतंक हमला हुआ, आपको पता है, हमारे 42 जवान शहीद हो गए, तो ये सब खून खराबा ही तो हुआ, और ये अपने सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए कराया गया। तो ये सब क्या है, आतंकवाद है। अब देखिए, आतंकवादी को ये नहीं पता होता, क्या नहीं पता होता। आइए यहाँ पे विद्या क्वेश्चन बैंक की कुछ लाइनें लिखा हूँ। कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ये बात आतंकवादी नहीं जानते हैं, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये कोटेशन इसे कहा जाता है। इसको आपको पेपर में लिखने से मार्क्स बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर इसी पे फोकस करेगा और सभी चीज़ों पे नहीं करेगा। तो इसको हो सके तो जरूर लिखना, इसको याद रख कर लीजिए कि कौन कहता है कि मौत को मौत का अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर है भारत में आतंकवाद। अब भारत में आतंकवाद, अपने देश की बात आ गई तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बोलना पड़ेगा। तो आइए इसको हम बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। हम सब लोगों ने जो भी चीज़ें फेस की हैं, जो समस्याएं फेस की हैं, उसको आइए हम देखते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के विभिन्न भागों में आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। स्वतंत्रता के बाद देश का विभाजन हो गया। देखिए, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसको दे गई। हमारे देश को बांट दिया, एक पाकिस्तान और एक भारत। और इसी कारण आतंकवाद भारत में बहुत ज़्यादा फैल गया। पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, आए दिन लगातार हमले करवाता रहता है, कभी पुलवामा अटैक, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आइए अब आगे इसको देखते हैं, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उसको जरा समझते हैं। इस कारण आतंकवादी गतिविधियों में बहुत तीव्रता से वृद्धि हो गई। पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवाद आए दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे महान पर्वों पर होता रहता है। आद दिवसों पर हमले करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर को आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिस दिन समाचार पत्र में किसी आतंकवादी घटना में 10-5 लोगों के मारे जाने की खबर न छपी हो। हाल ही के वर्ष में संसद पर हमला हुआ, पुलवामा जैसे आतंकी हमले में, जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हो गए।
आपको पता है 42 जवान हमारे जो हैं वो शहीद हो गए थे इस पुलवामा आतंकी हमले में। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा था, मतलब पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान पाल रहा है जिन आतंकवादियों को, वो लोग, लेकिन उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन फिर क्या फ़ायदा ऐसे खून खराबे से? हमारे इधर 42 जवान मारे गए, उनके घर को कौन समझ सकता है, उनके दर्द को? तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप लिख देना। यहाँ पे देखिए मैंने डाल के जो कट किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इसको मैंने इसलिए कट किया कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कट कभी पेपर में मत करना। मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको एक टिक ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या 2 कर देना ज़्यादा से ज़्यादा बस, जिससे आपकी कॉपी में कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप ऐसे पूरा होते जा रहे हो ऐसे 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 ऐसे, तो इससे वहाँ गलत प्रभाव पड़ेगा और एग्जामिनर हो सकता है आपके नंबर काट दे। आगे आइए देख लेते हैं। अगला है आतंकवाद का जिम्मेदार कौन? तो यह जिम्मेदार इसका कौन है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए, आतंकवादी संस्थानों का आश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। आपको पता है अमेरिका के प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 2001 को हुआ था हमला, आतंकवादी हमले हुए। भारत सालों से चीख कर कह रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का उपयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में, परमाणु बम के निर्माण में और भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले कराने में कर रहा है। तब पाकिस्तान को ये नहीं दिखाई दिया गया है। जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके साथ कुछ घटना हुई नहीं गलत, जिसको कुछ दर्द हुआ नहीं, वो दूसरों के दर्द को कभी समझ नहीं सकता। शायद 2001 के बाद अमेरिका ढंग से समझ गया कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। अब आइए देखते हैं, तो 4th हेडिंग मैंने कंप्लीट करा दी। 5 हेडिंग जो है वो है आतंकवाद का समाधान भैया कैसे हो सकता है। यदि समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा। तो अब कैसे होगा आइए हम जान लेते हैं। अगली हेडिंग है आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद की समस्या को समाधान करने के उपाय सभी राष्ट्र को आपस में प्रेम पूर्वक होकर रहना चाहिए। एक ही उपाय है, जब तक आपस में सारे देश एकजुट नहीं होंगे, प्रेम पूर्वक नहीं रहेंगे, तब तक आतंकवाद नहीं समाप्त किया जा सकता है। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे, कोई राष्ट्र परमाणु बम जैसे हथियार न बनाए, आतंकवादी जैसे संस्था को चलाने वाले प्रमुख लोगों के ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाए। सीमा पार से जो आतंकवादी आते हैं उनको रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के सैनिकों में वृद्धि करनी चाहिए। हमारे CRPF के जो जवान होते हैं, BSF के जो जवान होते हैं और आर्मी के जितने भी ये सब जवान हैं, इन सब की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी देश साहस ना कर सके आतंकवादी फैलाने का हमारे ऊपर। तो इन सब के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। और अगला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखी है जो शायद आपको पसंद आए। सैनिकों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा सेना में भाग लेना चाहिए और देश की सेवा करें। देखिए, आर्मी वार्मी की वैसे सैलरी, वैसे देश की सेवा के लिए सैलरी क्या, वैसे सब लोग देश से प्रेम करते हैं, देश की सेवा करनी चाहिए बिना सैलरी के। लेकिन जो देश के सरहद पे खड़ा है उनके लिए तो भैया वेतन जरूरी है। जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक वो क्या करेंगे, उनका घर कैसे चलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि उनको सबसे ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए थी, जिससे कि हर युवा यानी आप लोग जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो अलग चीज़ में जाना चाहते हैं, वो सभी लोग एक बार सेना की तरफ मतलब जाने की कोशिश करें, उसको प्रयास करें। और वेतन जब ज़्यादा रहेगा तभी करेंगे। और वैसे सबको अपने दिल में प्रेम होना चाहिए भारत के प्रति, अपने देश के प्रति। और लेकिन ये बात आती है जवानों की, तो उनके लिए भैया वेतन की वृद्धि तो जरूरी है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जा सकें CRPF में, BSF में। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, क्या ये सही लाइन है या गलत, आप कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद में 6 नंबर उपसंहार। तो उपसंहार में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यह लिख देना है कि यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध गुरु नानक की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से अधिक अशांत है। हमारे देश में आतंकवाद का सबसे प्रमुख कारण राजनीति है। यह आपको बात पता होगी, किसी न किसी राजनेता का संबंध किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा होता है। अब हमें सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता चाहिए, ना कि ऐसे नेताजी जो देश को बर्बाद करते हों। यहीं पे समाप्त कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कुछ लैंग्वेज राजीव क्वेश्चन बैंक की यूज की गई है, कुछ विद्या की और कुछ अवतार की, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज यूज किया हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब 25 नंबर जो क्वेश्चन आता है खंडकाप से, 3 नंबर यहाँ 100% फिक्स होता है खंडकाप से। इस खंडकाप वाले चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें कंप्लीट पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत सारे खंडकाप हैं, सारा पढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि हर जिले में अलग अलग खंडकाप आता है। गोंडा की बात करें तो वहाँ पे जो ज्वार खंडकाप आता है। अब आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, आपके जिले में अलग खंडकाप आएगा, तो आपके जिले में कौन सा खंडकाप आया है क्या आएगा, उसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसको देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाप आएगा। उसके बाद में यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा जो भी खंडकाप आप में हो, चाहे जो ज्वार है जो भी है, मेरे चैनल पे सारी वीडियो पढ़े हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो खंडकाप वाला तो मैं यहाँ पे कराने वाला नहीं हूँ। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और खंडकाप आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ भैया। 3 नंबर जरूर मिलता है, पक्का मिलता है, 100% आता है, इसको तो करके ही जाना है। फ्री फंड का नंबर है, जो क्वेश्चन पहले से पता है पेपर में आने वाला है, तो उसको तो जरूर कर लिया करिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, या आपके ऊपर छोड़ ही दे रहा हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और आपका पेपर अच्छा जाए इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।